Hello everyone, myself Shreya Pandey and today we are going to discuss exponents and powers। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होती क्या हैं। मान लीजिए आपको कोई दो नंबर दिया हो, पहला नंबर हो 9 0 0 0 0 0 0 0 और दूसरा नंबर हो 8 0 0 0 0 0 0 0 और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसके सारे डिजिट्स को गिनने पड़ेंगे और फिर इसके सारे डिजिट्स को गिनने पड़ेंगे, तब हम बता सकेंगे कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। जैसे इसमें कितने अंक हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। और इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से बड़ा है। लेकिन ये बताने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा, हमें पहले इसके सारे अंकों को गिनना पड़ा, फिर इसके सारे अंकों को गिनना पड़ा, तब हम बता पाएँ कि ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है। अगर मान लीजिए यही नंबर इस फॉर्म में दिया होता कि 9 × 10 रेज़ टू द पावर 8 और दूसरा नंबर होता है 8 × 10 रेज़ टू द पावर 9 और हमसे पूछा जाता कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर क्या है, 8 है, यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर क्या है, 9 है। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है। इसमें हमें कोई अंक गिनना नहीं पड़ा, इसे हम सीधे देख के बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो क्या है, वो बड़ा है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इसीलिए यूज होते हैं ताकि हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को या किसी भी छोटे से छोटे नंबर को इस फॉर्म में लिख सकें, ताकि हमें वो पढ़ने लिखने तथा समझने में आसानी हो। और ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई नंबर को लिख देते हैं 10 रेज़ टू द पावर 8। इसमें ये जो 10 है इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं बेस। और ये जो 8 है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट्स। और इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे हम पढ़ते हैं 10 रेज़ टू द पावर 8, 10 रेज़ टू द पावर 8। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 8। मान लीजिए ऐसे कोई दूसरा नंबर रहता, ये रहता 2 रेज़ टू द पावर 4। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 का 2 में कितनी बार गुणा हुआ है, 4 बार। 2 का 2 में कितनी बार गुणा हुआ है, 4 बार। यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 9 है, इसका मतलब 10 का 10 में कितनी बार गुणा हुआ है, 9 बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को या किसी भी छोटे से छोटे नंबर को हम लोग पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें उसे ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, ये भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ लॉज बने हैं कि हम लोग ऐड, मल्टीप्लाई या डिवीज़न कैसे करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पहला लॉ क्या है, 8 रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। यानी कि अगर कोई नंबर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ कि am इंटू ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मान लीजिए ये जो क्या है, बेस है, बेस क्या हो, बेस सेम हो। जैसे यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, अगर बेस सेम है और ये जो एक्सपोनेंट्स है ये डिफरेंट है और यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीप्लाई लिखा है, तो ये जो मतलब ये जो बेस है वो तो यहीं पे रहेगा और ये जो एक्सपोनेंट्स हैं एम और एन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में है 5 रेज़ टू द पावर 6, 5 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, बेस 5 है, बेस 5 है दोनों जगह, और यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, 5 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 6 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर वही क्वेश्चन यहाँ पे रहता कि 1/5 रेज़ टू द पावर 6, 1/5 रेज़ टू द पावर 2, बेस यहाँ पे सेम है तो पहले बेस को लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है ये क्या हो जाएंगे, तब एडिशन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए बेस सेम है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स दूसरा है, बेस सेम है और यहाँ पे बीच में क्या लगा है, साइन डिवीज़न का, भाग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे ए यानी कि बेस जो रहेगा उसे लिखेंगे और ये जो एक्सपोनेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 रेज़ टू द पावर 5 है, यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर 2 है। बीच में क्या है, डिवीज़न लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर हैं वो क्या एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3। अब 7 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है कि 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो आंसर क्या आ जाएगा 343। जो दूसरा आंसर है 1/7 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1/7 रेज़ टू द पावर 2। अब हम देख रहे हैं कि बेस जो है वो क्या है, बेस जो है वो सेम है। बेस क्या है 1/7, यानी कि 1/7 लिख लेंगे, और डिवीज़न है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/7 रेज़ टू द पावर 3। इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/343। ठीक है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि a रेज़ टू द पावर m फिर द होल रेज़ टू द पावर n हो तो m और n जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पे 15 है, इसके पावर कितना है 2 है, फिर टोटल के पावर कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे 1/15 रेज़ टू द पावर 2 है, फिर रेज़ टू द पावर कितना है 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1/15 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल 4 कह रहा है a/b रेज़ टू द पावर -m है अगर, तो उस वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा b/a रेज़ टू द पावर m के। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 का 2 बार गुणा किए। अब अगर 2 रेज़ टू द पावर -2 होता तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 रेज़ टू द पावर -2 है, यानी कि 2/1 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस में एक्सपोनेंट्स है इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये जो माइनस में था एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा अब पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब ये देखिए 1 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। अब 1 रेज़ टू द पावर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 रेज़ टू द पावर -1, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर -1 तो हम लिख सकते हैं 2/1 रेज़ टू द पावर -1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 1। इसका मतलब हुआ आंसर क्या आ जाएगा 1/2। दूसरा है 4/5 रेज़ टू द पावर -2, तो हमें इसे क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो माइनस में एक्सपोनेंट है इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, ये जो बेस है 4/5 इसे हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4, तो 5/4 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 5/4 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 5 टू द पावर 2/4 टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5/4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16। आंसर क्या हो जाएगा 25/16। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। रूल 5 क्या कह रहा है, रूल 5 कह रहा है a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे कोई भी नंबर है अगर उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, इसका एक्सपोनेंट 0 कर दिए तो वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। जैसे यहाँ पे 2 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 0 है, 2 रेज़ टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5/4 रेज़ टू द पावर 0, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर हो, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, अगर उसके हम लोग उसका जो एक्सपोनेंट है वो अगर 0 होगा तो वो हम नंबर कितने के इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये है रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि अगर a रेज़ टू द पावर 1/n है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं n√a। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 64 रेज़ टू द पावर 1/2 है तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं √64। अब √64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर यहाँ पे देखिए 64/125 रेज़ टू द पावर कितना है 1/3 है, यानी कि क्यूब रूट कितना हो जाएगा
क्यूब रूट किसका हो जाएगा 64 और 64/125 का, यानी कि 64/125 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। अब क्यूब रूट कितने 64 का क्यूब रूट क्या होता है, अगर 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4 हो गया। और 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, यानी कि 125 का क्यूब रूट कितना हुआ 5 हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि आंसर क्या हो गया 4/5। आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर a⁻m/n है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a⁻m फिर whole⁻1/n। जैसे अभी हम लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे कि अंडर रूट में n को क्या अंडर, यहाँ पे देखिए 1/n है, 1/n का मतलब क्या है अंडर रूट लग जाएगा n के लिए, ठीक है। और यहाँ पे am है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा am हो जाएगा, ठीक है, a⁻m। अब यहाँ पे देखिए 64⁻³ है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 64⁻³ और whole⁻1/2। अब अगर देखिए अगर 64⁻³ है और यहाँ पे 1/2 है तो हम चाहे तो पहले इसको 1/2 वाले को सॉल्व कर लें, चाहे हम लोग चाहे तो 3 वाले को सॉल्व कर लें। तो हम लोग देखिए हम लोग सोचेंगे कि 1/2 को पहले सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि √64 का क्यूब, √64 का क्यूब। अब √64 कितना होता है √64 यानी कि 8 × 8 = 64 हो जाएगा, यानी कि अगर √64 होता तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। तो यानी कि √64 की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, और यहाँ पे जो क्यूब लगा था वो क्यूब लग गया। अब यहाँ पे 8⁻³ बचा। अब 8⁻³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512। 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब होता है 512, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब रूल नंबर 8 कह रहा है कि अगर मान लीजिए a⁻p है फिर b⁻p है, इसमें क्या है, इसमें देखिए बेस जो है वो क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे बेस क्या है a है, यहाँ पे बेस क्या है b है, लेकिन एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या है वो सेम है। यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है, तो हम लोग क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट को वही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा ab⁻p। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5⁻6 है और फिर 6⁻6 है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट्स यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है। तो हम क्या करेंगे 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ⁻ कितना हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है 2⁻³ और यहाँ पे है 4⁻3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, बेस लेकिन क्या है डिफरेंट है। तो बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट लग जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8⁻3। अब अगर 8⁻3 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 512। 8 का क्यूब कितना होता है 8 × 8 × 8 जब हम करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 512, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का मानक रूप क्या होगा, किसी नंबर का मानक रूप क्या होगा k × 10⁻n, जहाँ पे k जो है वो क्या होगा कोई डेसिमल नंबर होगा, यानी कि k जो होगा कोई पॉइंट में नंबर होगा, और k जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे इक्वल वाला भी साइन लगा है, यानी कि k जो है वो 1 से बड़ा है या तो 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन k जो है वो 10 से छोटा है लेकिन 10 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे =2 का साइन नहीं लगा है। तो हमें क्या पता चला कि k जो है वो 1 से या तो बड़ा है या तो उसके बराबर है, और जो k है वो 10 से हमेशा क्या होगा छोटा ही होगा। एंड n इज़ आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, और ये जो n है ऊपर ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 2 × 10⁻5, क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे जो है वो क्या है, 2 यहाँ पे k की वैल्यू हो गई जो कि 1 और 10 के बीच में है। 10⁻5 यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 × 10⁻5
2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? 20 है, और 20 जो है वो क्या है? 10 से बड़ा हो जा रहा है। अगर 20 10 से बड़ा है यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया होता 2 × 10⁻³ तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि k की वैल्यू क्या है? 2 है। k की वैल्यू 2 है यानी कि 1 और 10 के बीच में है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -3 है। n की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 2 कुछ भी हो सकती है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जान लेते हैं हम लोग को किसी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर दिया हो 5432, ठीक है, ये एक नंबर दिया है और बोला जाए कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, हम पहले सोचेंगे कि इस नंबर को किस नंबर से डिवीज़न किया जाए ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाए। यहाँ पे पॉइंट क्यों लग जाए? ताकि ये नंबर जो है ये 5432 ये 10 से तो बड़ा है ना, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5.432, और वो नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाने के लिए हम क्या किए? 1000 से डिवाइड कर दिए। तो अगर 1000 से डिवाइड कर दिए हैं तो अब किसी भी नंबर में अपने आप कोई डिवीज़न तो कर नहीं सकते। अगर डिवीज़न की है तो इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। हम ये नंबर नहीं चेंज कर सकते, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो अब देखिए इस वाले नंबर को बस एक साथ लेंगे हम लोग, इसको अलग रखिए। अगर इस वाले नंबर को एक साथ ले रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है? 5.432। अब इस वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ तो क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि k की वैल्यू क्या है? 5.432 जो कि 1 और 10 के बीच में है, और n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन आता 54000, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या होता? अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 54 हो जाएगा। 54 भी 10 से बड़ा है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। 540 यानी कि 540 ये भी 10 से बड़ा है तो यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर भी लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर लगाने का सोचेंगे कि यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, लेकिन 0.5 1 से छोटा हो गया तो इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट नहीं लगा सकते। पॉइंट हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 5.4, ताकि ये नंबर जो हो वो क्या हो? 1 और 10 के बीच में हो। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे देखिए, हमें कितने अंक के बाद लगाना है? 1 2 3 4। तो हम नीचे डिवाइड किससे कर देंगे? 1 के बाद 4 0, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 10,000 से डिवाइड कर दिए। अब हम केवल डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसी नंबर से। मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस है। अब बस केवल इस नंबर को लेंगे अगर हम लोग तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5.4000 इंटू 10⁻⁴। अब चाहे तो हम ये 0 हटा भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5.4 इंटू 10⁻⁴। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, क्यों? क्योंकि k की वैल्यू क्या है? 5.4 जो कि 1 और 10 के बीच में है, और 10⁻⁴ n की वैल्यू क्या है? 4 है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अगर मान लीजिए कोई बहुत छोटे से छोटा नंबर दिया हो, जैसे 0.543, अब ये मान लीजिए छोटा नंबर है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कैसे देखेंगे? अब देखिए, अगर ये 0.543 है तो हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है यानी कि हमें 1 से 10 के बीच में k की वैल्यू लानी है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट को, यहाँ पॉइंट को कहाँ खिसकाना है? पॉइंट को इस साइड खिसकाना है, और कहाँ पे लगा देना है? यहाँ पे लगा देना है। यानी कि हमें क्या करना होगा? हमें इस नंबर में 0.543 जो है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट एक बार यहाँ पे खिसक जाएगा, 5 के बाद लग जाएगा पॉइंट, और जब अगर 0.5 के बाद लग जाएगा यानी कि 5.43 हो जाएगा तो वो नंबर जो होगा वो 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग केवल पहले इस वाले नंबर को देखेंगे। अगर केवल हम इस नंबर को देख रहे हैं केवल, तो क्या हो जाएगा? 5.43
हो गया। अब ये नीचे क्या बचा है, 10 बचा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.43। लेकिन ये तो डिवीज़न में है, हमें डिवीज़न में तो चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें 10 रेज़ टू द पावर कुछ चाहिए होता है। तो 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -1। ये क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 5.43 और 10 रेज़ टू द पावर -1। एन की वैल्यू जो हो सकती है वो माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर कोई नंबर हमें दिया हो कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 5.320 इंटू 10⁻3। अगर हमसे बोला जाए कि इस नंबर को आप यूजुअल फॉर्म में चेंज करिए, सामान्य रूप में, ये तो एक देखिए, ये देखने में क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हमें इसे सामान्य रूप में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 10⁻3 है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5320। यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद पॉइंट लगा था, 1 2 3 अंक के बाद, तो यानी कि 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 5320। ये क्या हो गया, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। कोई अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको यूजुअल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर रहता 0.0, कोई नंबर मान लीजिए रहता 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अगर कोई नंबर ऐसे है, ठीक है, और इसे हमें बोले, ये तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर हमें बोले कि इसे यूजुअल फॉर्म में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5.4 लिखेंगे अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -3 को हम डिवीज़न में कर सकते हैं, आ जाएगा नीचे 1000। अब इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये 3 अंक इधर खिसक जाएगा, 3 अंक इधर खिसक जाएगा। अब खिसकाएँ कैसे, यहाँ पे तो कोई नंबर दिया ही नहीं हुआ है, तो हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। इसके आगे जीरो लगा दिए, या जितना जीरो लगा दीजिए, ठीक है, और 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू थी, लेकिन हमें क्या करना है, 3 अंक पीछे खिसका देना है। तो 3 अंक पीछे खिसकाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 और 3, यानी कि पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो अब इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0054। ये क्या हो गया, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कोई भी नंबर अगर यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अगर या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसे यूजुअल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए हम लोग जो भी पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए बेस जो है वो क्या है, बेस सेम है। यहाँ पे भी बेस क्या है, 2 है, यहाँ पे भी बेस क्या है, 2 है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है, 2/3, यहाँ पे क्या है 1/3, और बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, बेस जो होगा वही लिख देंगे, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 और 1/3 देखिए लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, यानी कि 3/3। तो यानी कि क्या हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 1। अब 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी कितना हो गया आंसर, 2। आंसर क्या हो गया, 2। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे जो है वो बेस डिफरेंट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है, एक्सपोनेंट्स इक्वल है। यहाँ पे भी एक्सपोनेंट्स कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1/2 है। तो अगर बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, और ये जो एक्सपोनेंट होगा उसको वैसे ही लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √56। आंसर क्या हो जाएगा, √56। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है कि बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। अगर बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, यानी कि बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √64। अब √64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 64 रेज टू द पावर 3/2। अब देखिए 64 रेज टू द पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 64 टू द रेज टू द पावर 3 फिर होल रेज टू द पावर 1/2। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 64 का क्यूब। अब हम लोग को लग रहा है कि अगर ये वाला पहले सॉल्व करना आसान है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला आसान लग रहा है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किसी से भी सॉल्व करेंगे आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको हटा लेते हैं। तो अगर अंडर रूट को हटाना है तो ये 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 8 जा 64। अब 8 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। 8 रेज टू द पावर 3 का मतलब 8 इंटू 8 आंसर क्या आ जाएगा 512। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 रेज टू द पावर 4 7 रेज टू द पावर 4 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 अपॉन 7 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 7 पहला बस ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले में हम देख रहे हैं कि बेस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। तो बेस जब सेम है तो बेस लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई लगा है यानी कि एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि 4 और 2 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे वाले में क्या है 7, अब यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है 7 7 यानी कि हम लोग 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है, 4 है यहाँ पे 2 है और बीच में डिवीज़न लगा है यानी कि क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग 4 और 2 का। तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर से वही वाला क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 6 है, यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 2 है, यानी कि जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 रेज टू द पावर 4। अब 7 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमको पता है कि 7 रेज टू द पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये 7 का क्यूब होता है, लेकिन हमको 7 रेज टू द पावर 4 पूछा है, यानी कि इसमें एक 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 7 3 जा 21, 1 हाथ में है 2, 7 4 जा 28, 2 30 यानी कि 0 हाथ में आया 3, 7 3 जा 21 यानी कि 24, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2401 2401। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 625 रेज टू द पावर 3/4। इसको भी हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 625 रेज टू द पावर 3 फिर होल रेज टू द पावर 1/4। अब हम इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट में यहाँ पे 4, ये 625 का क्यूब। अब अगर 620 ये अगर हमको अंडर रूट हटाना है यानी कि 625 को कैसे 625 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर देखिए हम लोग 5 का 4 बार गुणा करेंगे, 5 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 625। यानी कि इसका अगर अंडर रूट निकाल रहे हैं 4 बार तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 5 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 रेज टू द पावर -1। और 5/6 रेज टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है, 5/6 रेज टू द पावर -1, इसका मतलब होता है कि ये माइनस हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से एक्सपोनेंट से। तो यानी क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 6/5 कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाता है अगर बस इतना होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इसका रेसिप्रोकल पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि क्या होता है, प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी कि उसका उल्टा, यानी कि 6/5 है तो हम लोग क्या आंसर आ जाएगा 5/6। तो यानी कि आंसर क्या होगा 5/6। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/17। मतलब 13/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, वो नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या दे दे 1 दे दे। जैसे अगर यहाँ पे a है तो
ए का बताइए किस नंबर में मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 1। तो अगर ए है तो ए का मल्टीप्लाई 1/a में करेंगे तभी यहाँ से ए से कटेगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/a। अगर 1/a दिया होता तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाता ए। तो यहाँ पे जैसे हमसे पूछा है कि 13/17 का प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि 13/17 का किस नंबर से गुणा करें ताकि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। प्रतिलोम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम कितना देता है 1 देता है। तो इसका 13/17 का किस अंक से गुणा करेंगे कि 1 आ जाएगा, किससे गुणा करेंगे 17/13 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से 13 से 13 कट जाता और 17 से 17 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 17/13। 17/13 ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17। मतलब 13/17 का योगज प्रतिलोम क्या होगा। योगज प्रतिलोम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है a प्लस, अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हम ऐसा क्या रखें कि जिसे जोड़ने पे हमारा आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अब बताइए ए में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा। ए में हम लोग -a को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो अगर यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग 13/17 लिख दें 13/17, तो अगर 13/17 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, 13/17 में -13/17 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -13/17। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ऐसे दो नंबर का गुणा करके क्या आता है 1 आता है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब कि ऐड करके क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8/3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5/3 रेज़ टू द पावर -3 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 रेज़ टू द पावर 3 है, यानी कि 8 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू, अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5/3 रेज़ टू द पावर -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ से 3 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 3। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब 512 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। आंसर क्या आ जाएगा 512 और 512/125। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64/125 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 4/3 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 16/25 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 64/125 रेज़ टू द पावर 2/3 है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इसको हम लिख सकते हैं 64/125 अंडर रूट में क्यूबिक अंडर रूट और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 2 का। ठीक है, अब हमको पहले लग रहा है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट हटा देते हैं। तो अंडर रूट कैसे हटेगा बताइए। 64 का क्यूबिक रूट कितना आता है, क्यूबिक अंडर रूट कितना होगा 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 चौके 16 चौके, और अगर 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो अंडर रूट था वो हट गया। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हम देख लिए कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है 16/25, 16/25। तो चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि इसका वैल्यू कितना आ गया 16/25 इंटू, अब यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 4/3 रेज़ टू द पावर -1 है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 रेज़ टू द पावर 1। अब ये रेज़ टू द पावर 1 लगाएं चाहे नहीं लगाएं एक ही मतलब है, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे डिवीज़न है तो इसको हम लोग इसके साइन को हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का साइन होगा यानी कि ये जो नंबर है क्या हो जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कितना कर देंगे 25/16 रेज़ टू द पावर 2। अब देख लेते हैं जो हमारा कटेगा वो काट लेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी खोल सकते हैं कि 25/25 इंटू 16 इंटू 16, यानी कि इसको हम लोग
पहले तो इसको उल्टा कर दिए। अब इसको हम लोग ये जो स्क्वायर दिया हुआ है रेज टू द पावर, इसको हम लोग अलग अलग कर लिए। अब जो भी कटेगा वो काट लेंगे, ठीक है। यहाँ से 25 है, यहाँ पे भी 25 कट गया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, कट गया। अब कुछ और नहीं कट रहा है, नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 25, 25 3 जा 75, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 16, 16 4 जा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75/64, 75/64। क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमें ये जो नंबर दिया हुआ है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में परिवर्तित करना है। अब मानक रूप क्या होता है किसी नंबर का, कि इंटू 10 रेज टू द पावर n, 10 रेज टू द पावर n, ये होता है किसी नंबर का मानक रूप, ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर दिया हुआ है 3605,000। अब अगर हम 3 के बाद एक पॉइंट लगा दें तो ये नंबर 3.605 आएगा। तो ये की वैल्यू हमें क्या चाहती है, 1 से और 10 के बीच में, यानी कि हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1, फिर कितने अंक पे पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो नीचे लगा देंगे, 6 जीरो नीचे लगा दिए। अब अगर 6 जीरो नीचे लगाए तो 6 जीरो हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा, यानी 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, 6 जीरो लगाना है तो, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 6 लिख दिए। अब ये जो नंबर है बस केवल ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.60500, ये नंबर 000, ठीक है। ये नंबर इसको हम इतना लिख सकते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 0 आया है, इसका मतलब इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3.605 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ये देखिए नंबर अब के इंटू 10 रेज टू द पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पे के क्या है, के है 3.605, यानी कि 1 और 10 के बीच में, और n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 8215 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 2 दिया हुआ है, लेकिन ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, ये 10 से बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, 8.215 होना चाहिए। तो 8.215 अगर मान लीजिए हम लोग करें 8.215, यानी कि हम यहाँ पे क्या किए होंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड किए होंगे। अगर 1000 से डिवाइड किए हैं, इसका मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे ये वाला जो बचा था इसको लिख लेंगे, 10 रेज टू द पावर 2। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8.215। अब यहाँ पे जो 10 रेज टू द पावर 3 है और 10 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे देखिए ये बेस क्या है, 10 है, दोनों का सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा, पावर्स जो होंगे यानी कि एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 10 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा कह रहा है 0.00052, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पॉइंट कहाँ पे चाहिए, ये देखिए नंबर क्या है, ये नंबर जो है 1 से बहुत छोटा है, 0.00052 ऐसे करके है ना। तो ये जो नंबर है 1 से छोटा है, हमें 1 और 10 के बीच में लाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, 5.2। तो अब 5 के बाद पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10 कितना अंक इधर लाना है, 1 2 3 4 5, यानी 10 रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 रेज टू द पावर 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बस केवल अगर इतने को हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा अगर बस केवल इतने को हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, 5.2। अगर केवल इतने को देखो तो क्या हो जाएगा, 5.2। लेकिन नीचे क्या बचा है, 10 रेज टू द पावर 5, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, 10 रेज टू द पावर -5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.000002105। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। कितने अंक हम लोग पॉइंट को घसका रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक घसका रहे हैं, यानी कि किससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 रेज टू द पावर
7 से। अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि नंबर ना चेंज हो। 10⁻⁷ से डिवाइड भी कर दिए। बस अगर ऊपर वाले नंबर को देखें तो क्या हो जाएगा 2.105। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा 2.105। अब नीचे का भी 10⁻⁷ बचा हुआ है। 10⁻⁷ अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 2.105 इंटू 10⁻⁻7। ये देखिए के की वैल्यू 1 और 10 के बीच में है और एन की वैल्यू क्या है -7 है। तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन यूजुअल फॉर्म। हमें क्या करना है यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए 5.6 इंटू 10⁻³ है तो 5.6 लिख लेते हैं। 10⁻³ का मतलब कि 1000 से डिवाइड है। अब इससे हमें करना होगा तो ये क्या करेगा ये जो डेसिमल है ये इधर खिसकेगा, लेफ्ट साइड में खिसकेगा। अब कैसे खिसकाएं इधर तो कुछ नंबर ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे 0 अपने मन से लगा लेंगे। ठीक है अपने मन से कुछ 0 लगा लिए। अब लिख देंगे यहाँ पे 5 6। अब यहाँ पे जो पॉइंट था वो क्या होगा वो यहाँ से उठ के कहाँ चला आएगा 3 अंक 1 2 3 0 है ना तो 3 अंक पीछे खिसक जाएगा 1 2 3 यानी कि पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि ये नंबर को हम लोग हटा भी सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 0.0056। ये क्या हो गया ये यूजुअल फॉर्म में चेंज कर दिए हम लोग। ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में था उसे हम लोग यूजुअल फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1.628 इंटू 10⁻⁶। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1.628। अब यहाँ पे 10⁻⁶ का मतलब है देखिए 1.6028 है ना तो हम लोग इसको लिख सकते अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1628000। ठीक है 6 जीरो लग गया क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁶ था। लेकिन अभी देखिए कितने अंक पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि कितने अंक पे डेसिमल लगाए। अब तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 अंक के बाद डेसिमल है तो यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी कि डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है तो यानी क्या नंबर क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा 1628000। ठीक है ये जो हो गया वो क्या हो गया वो नंबर क्या हो गया यूजुअल फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 9.52 इंटू 10⁻⁻9। अब अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 9.52 इंटू 10⁻⁻5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10⁻9 यानी कि 10⁻9 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि ये जो डेसिमल होगा वो क्या होगा लेफ्ट साइड में खिसकेगा। अब खिसकाएं कैसे जब यहाँ पे कोई वो ही नहीं है यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं तो क्या हम लोग कर लेंगे 0 लगा लेंगे अपने मन से कुछ 0 लगा लेंगे और क्या लिख देंगे 952। यहाँ पे डेसिमल था लेकिन अब उसे कितना अंक घिसकना पड़ेगा 10 अंक इस साइड में लेफ्ट साइड में। ठीक है तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि कहाँ आ जाएगा डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0000000952। ये वाला डेसिमल हट जाएगा यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो ये हमारा क्या यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा यानी कि ये हमारा क्या हो गया ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया इस नंबर का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6.984 इंटू 10⁻⁸ यानी कि हमें इसमें 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक जो होगा वो तो इसका जो 3 जीरो होगा वो इस यहाँ से इस नंबर को यहाँ इस डेसिमल को यहाँ पे लाने में ख़त्म हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻⁵। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि 6984 उसके बाद कितना जीरो चाहिए 5 जीरो 1 2 3 4 5 यानी कि इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो जाएगा 69840000। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू।